गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम भाषा, उपभाषा और बोली के विषय में पढ़ेंगे। तो भाषा पर विचार करते समय प्रायः हम देखते हैं कि लोग बोली का प्रयोग करते हैं। यानी बोली क्या होती है? तो बोली जो है वह हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन जरूर है, लेकिन भाषा से सीमित है, क्योंकि इसमें भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है। बोली भाषा का एक अल्प विकसित रूप है। इसका प्रयोग एक क्षेत्र तक ही होता है और लिखित रूप में इसके कोई प्रमाण नहीं है। लोक कथाएं, लोकगीत ये जो है इसकी धरोहर हैं। उपभाषा जो है, उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत होता है और इसमें जो है कई अधिक क्षेत्रों तक बोली जाती है। बोली का विकास हो जाता है, लेकिन एक क्षेत्र तक ही होता है। उपभाषा का जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इनका अधिक विकास होता है। साहित्यिक रचनाएं भी इनमें होती हैं उपभाषा में। ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानिक रूप की भाषा होती है, जबकि उपभाषा जो होती है वो उसके विस्तृत रूप होता है। अब भाषा जो है, भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग होती है। भाषा का अपना भरपूर एक साहित्य होता है, उसका एक जो है प्रमाण है, मानक रूप और व्याकरण होता है उसका। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन, ये सभी भाषाओं का जो है अपना एक क्षेत्र है, अपना एक साहित्य है। अब आता है लिपि। लिपि शब्द का अर्थ होता है लीपना, यानी लिखना। चित्र द्वारा कहीं भी मतलब हम जब लिखते हैं तो हमें लिपि का प्रयोग करते हैं और लिपि की सहायता लेनी पड़ती है इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। और जो है युग युगांतर हम वेद, पुराण, साहित्य, विज्ञान इत्यादि जानकारी की प्राप्ति करते हैं, तो उसमें हम लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी की लिपि, हिंदी किस लिपि में? तो देवनागरी में है। अब लिपि की डेफिनेशन क्या होती है? भाषा के लिखित रूप के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। लिखने की विधि अथवा लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर आता है भाषा और लिपि। तो जैसे कि भाषा है और उसकी लिपि कौन सी है? तो संस्कृत और हिंदी और मराठी इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उड़िया भाषा की उड़िया जो है कश्मीरी की कश्मीरी है। मलयालम की मलयालम है। और बंगाली जो है लिपि है बंगाल की भाषा की तेलुगु है। पंजाबी की गुरुमुखी है। यानी ये लिपियाँ हैं। उर्दू की फ़ारसी लिपि है। तो यहाँ पर लिपि बताई गई हैं। अब इसके बाद आता है व्याकरण। यानी व्याकरण का प्रयोग हम कैसे करते हैं? भाषा का प्रयोग करते समय हमें शुद्ध रूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम विचारों का आदान प्रदान ठीक तरीके से कर सकते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जब हमें भाषा का ज्ञान होगा तभी हम जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के विभाग में जैसे वर्ण विभाग है, या जिसको वर्ण विचार भी कहते हैं, शब्द विभाग है या शब्द विचार कहते हैं, पद विभाग है और वाक्य विभाग है। यानी ये व्याकरण के विभाग हैं। अब जैसे मानक भाषा क्या होती है? जैसे वर्ण हैं, शब्द हैं, तो इनमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि अ, तो आ, ख, इसका परिवर्तन हुआ, खा हो गया। झ है, झ है। इस तरीके के जो है शब्दों में परिवर्तन। शुद्ध, अब इसको शुद्ध। झंडा, झंडा। रुपए, ए तो रुपए हो गया। गए तो गए, ए हो गया। नई, नई। गई, गई। चाहिए, चाहिए। जाएंगे, जाएं। अंत, अंतः। संबंध, संबंध। सुंदर, सुंदर। और झंडा, डंडा तो डंडा। पंडित, पंडित। तो इस तरीके से जो है समय के अनुसार जो है मानक भाषा में परिवर्तन होता रहता है। ये मानक भाषा में
परिवर्तन हमारी सुविधा के लिए होता है। दूसरी बात, भारत एक विशाल देश है और भिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता है। यानी विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए जो है हमें प्रयास करने पड़ते हैं और फिर जो है इसी तरीके से भाषा को मानक रूप में कहा जाता है। यानी जो परिवर्तन किए जाते हैं ताकि हम जो है अच्छे से